तो लवण हो गए, सॉल्ट्स हो गए, खनिज आयनों के रूप में मिलते हैं। जल जो होता है ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक पदार्थ जिसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला नहीं होती है। ये भी हमारे अंदर होता है। सोच, तुम्हारे अंदर कैल्शियम आयन नहीं है, तुम्हारे अंदर पोटेशियम आयन नहीं है, तुम्हारे अंदर सोडियम आयन नहीं है, बिल्कुल है। तुम्हारे अंदर जल नहीं है, बिल्कुल है। तुम्हारे अंदर लवण नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल है। तो हमारे अंदर अकार्बनिक पदार्थ भी और हमारे अंदर कार्बनिक पदार्थ भी है, यानी कुल मिलाकर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ किसमें मिलते हैं? शरीर में मिलते हैं। सर जी ये काहे बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि जैव भार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायोमास, इसका मतलब क्या होता है याद रखना? कुल कार्बनिक पदार्थ। क्या? टोटल कार्बनिक पदार्थ। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और इसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर। तो अब आप मुझे बताएंगे क्या टोटल ऑर्गेनिक मैटर, कुल कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। तो अब आप मुझे बताइएगा, बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपसे पूछता हूं, बाहर बेटा देख जरा, अगर तेरे को एक पेड़ दिखाई दे रहा है, सोच क्या वो पेड़ सोच, क्या वो पेड़ है ना, क्या वो पेड़ उत्पाद पैदा कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। और वो क्या उत्पाद पैदा कर रहा है? सर वो कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, सर वो वसा भी बनाता है, वो प्रोटीन भी बनाता है, वो विटामिन भी बनाता है, न्यूक्लिक अम्ल भी होता है उसमें। तो जरा सोचिए, सारा का सारा कार्बनिक पदार्थ जो बनेगा एक उत्पादक में, वो उसकी क्या कहलाएगी? उत्पादकता। वो उसकी क्या कहलाएगी? प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। बोल मेरे दोस्त, अब तो देख प्यार से एक एक चीज कंसेप्ट तुमको बारीकी से बता दिया है कि उत्पादकता क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। कोई प्रोडक्ट बनाना, कौन सा प्रोडक्ट बनाना? सर कार्बनिक पदार्थ बनाना। जितना भी कार्बनिक पदार्थ बनेगा यानी टोटल क्या बनेगा? जैव भार जो बनेगा, उस जैव भार के बनने की जो दर जो होएगी वो क्या कहलाएगी? उत्पादकता। कि जैव भार जो था वो ये था, और ये जिस दर से बनेंगे, ये जिस दर से बनेंगे वो क्या कहलाएगी? उत्पादकता। अब प्रश्न उठेगा यहाँ पर, सर ये उत्पाद कौन सर ये तो हमारे अंदर भी तो पैदा होता है, हमारे अंदर भी तो प्रोटीन बनते हैं, सर हमारे अंदर भी तो न्यूक्लिक अम्ल होता है, हमारे अंदर भी तो लिपिड बनता है, हमारे अंदर भी तो कार्बोहाइड्रेट बनती है, हमारे अंदर भी तो विटामिन बनता है। क्यों नहीं बनता? क्या विटामिन डी नहीं बनता तुम्हारे अंदर? प्रकाश से बनता है ना। तो सर ये तो हमारे अंदर भी बनते हैं, ये तो पेड़ में भी बन रहे हैं, हमारे अंदर भी बन रहे हैं। तो मैंने कहा रुको, ध्यान से सुनो, यहां तक की बात समझ में आ गई? उत्पादकता का मीनिंग समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? समझ में आ गया? अब इधर देखना, ध्यान से सुनो, मैं तुमसे अगला बिंदु बोल रहा हूं, इसी में ही 10वां बिंदु। क्या उत्पादकता सौर ऊर्जा पर निर्भर करेगी? सोचिए, उत्पादकता सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है। यस, बिना सौर ऊर्जा के, बिना प्रकाश के कोई भी भोजन नहीं बन सकता। तो जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंट है या नहीं है क्या उत्पादकता? ये तो भाई साहब बच्चों वाली चीज है। भाई प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन बनाएगा, भोजन बनाने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो मेरे दोस्त, उत्पादकता किस पर डिपेंड कर रही है? लाइट एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। डंडना डंडन। अब इधर देख, ध्यान से देख, ये वाला प्रश्न दिमाग में उठेगा ना कि सर ये उत्पादकता किसकी है? कौन उत्पाद पैदा कर रहा है? सर ये तो समझ में आ गया कि उत्पादकता क्या होती है, ये तो समझ में आ गया। क्या? कि कोई प्रोडक्ट बना रहा है कोई, या सॉरी, उत्पादकता क्या होती है? कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है? सर ये बन रहा है। सर ये नहीं बन रहा भाई, ये तो आपको बाहर से मिल रहा है। सोचिए, जल आपको बाहर से मिल रहा है, लवण आपको मृदा से मिल जाते हैं, खनिज आयन आपको मृदा से मिल, सर हमारे अंदर कहां से था भाई? तो पेड़ पौधे नहीं खाता, उन पेड़ पौधों से ही तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीजें मिलती है, नहीं मिलती है? ये तो तुमको बाहर से मिल जाती है, ये तुम बनाते हो। तो सर क्वेश्चन हमारे दिमाग में अभी भी अटक रहा है, ये अटक रहा है। सर उत्पादकता तो समझ में आ गई, प्रोडक्टिविटी तो समझ में आ गई, क्या? प्रोडक्ट को बनाने की स्पीड,
किसी उत्पाद को बनाने की रेट, दर, उसको तो हम उत्पादकता बोल रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर? ये बना रहे हैं। बना कौन रहा है सर? आएगा ना मन में प्रश्न। ये तो समझ में आ गया कि उत्पादकता क्या है, कि उत्पाद बनाना। कौन सा उत्पाद बनाना? ये बनाना, है ना। बना कौन रहा है सर? हम भी बना रहे, पेड़ पौधे भी बना रहे। उस हिसाब से उत्पादकता दो प्रकार की होती है, याद रखना। उत्पादकता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन? एक होती है प्राथमिक उत्पादकता और एक होती है द्वितीय उत्पादकता। क्या बोला हमने बेटा? कि उत्पादकता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक उत्पादकता, एक होती है द्वितीय उत्पादकता। सर जी मीनिंग क्या है? मेरे दोस्त, मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं। आपने, हालांकि आगे चैप्टर्स में आएगा, खाद्य श्रृंखला अगर नाम सुनाओ, फूड चेन नाम सुनाओ, जैसे घास को खाने वाला खरगोश, खरगोश को खाने वाला आपका लोमड़ी, और लोमड़ी को खाने वाला कौन? शेर। अब आप मुझे बताइएगा, यहां से यहां तक क्या आपको ये नहीं दिख रहा घास? ये कौन है सर? ये पादप है। खाना नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। सबसे पहले खाना कौन बनाएगा? प्रथम रूप से उत्पाद कौन बनाएगा? प्राथमिक रूप से उत्पाद कौन बनाएगा? ये बनाएगा क्या? नहीं, ये बनाएगा। तो इसकी उत्पादकता, किसकी उत्पादकता? किसकी उत्पादकता? प्रोड्यूसर की। पेड़ पौधों की उत्पादकता को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्पादकता। तो याद रखना मेरे दोस्त, भूल मत जाना, वो उत्पादकता जो स्वपोषी निर्मित करते हैं, वे उत्पादकता, वे उत्पादकता जो वे उत्पादकता जो वे उत्पादकता जो स्वपोषी निर्मित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन सिंपल भाषा में, पेड़ पौधे जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक उत्पादकता। डंडना डंडन। देख, देसी भाषा में हमें तो ऐसे ही समझ में आता है ना, सिंपल लैंग्वेज है ना। क्या ये उत्पादकता स्वपोषी? हम सीधा बोलेंगे भाई, जो पेड़ पौधे जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो पेड़ पौधे उत्पाद बनाएंगे, क्या उत्पाद बनाएंगे? ये उत्पाद बनाएंगे। पेड़ पौधों द्वारा बनाया गया कार्बनिक पदार्थ, पेड़ पौधों द्वारा बनाया गया जैव भार जो होएगा, वो उत्पादकता क्या कहलाएगी मेरे दोस्त? वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब जरा सोच, वो उत्पादकता किसने खाई? खरगोश ने खाई। खरगोश ने भी उत्पाद पैदा किया। सोच, खरगोश ने पेड़ पौधों को खाकर, खा लिया, हाँ खा लिया। अब उसके शरीर में प्रोटीन नहीं बनेंगे? बनेंगे, है ना। उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा? बनेगा। तो जरा सोच, इसके अंदर भी तो उत्पाद बनेगा, हाँ बनेगा। अब इस खरगोश को अगर लोमड़ी खाएगी तो वो उत्पादकता किसकी होएगी? एक स्वपोषी की होएगी कि परपोषी की होएगी? दिमाग लगाओ। एक उत्पादक की होएगी कि उपभोक्ता की होएगी? उपभोक्ता की। अब लोमड़ी ने कुछ खाया है तो खाने के बाद इसमें भी उत्पाद बनेगा? हाँ बनेगा। उसको फिर शेर खाएगा तो वो किसकी उत्पादकता होएगी? वो भी उपभोक्ता की होएगी। तो कुल मिलाकर उपभोक्ता की उत्पादकता क्या कहलाती है? द्वितीय उत्पादकता कहलाती है। वो जो खुद खाना नहीं बनाते हैं, वो जो खुद खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों से खाना लेकर अपने शरीर के अंदर भोजन का निर्माण करते हैं। सोच, देख 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 देख, सिंपल भाषा में देख मेरी बात। मैंने पालक खाया, हाँ सर खाई। पालक से मेरे अंदर क्या गए? प्रोटीन गए, है ना। हालांकि आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जैव अणु, जहां पर आपको पता लगेगा कि हमें अगर प्रोटीन बनाने होते हैं ना, तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं, जिसमें से 10 हमारे अंदर होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है हमारे अंदर, लेकिन 10 हमें बाहर से चाहिए होते हैं। अब जरा सोच, मैंने पेड़ पौधे खाए, हाँ खाए, उनसे मुझे क्या मिला? प्रोटीन मिला। उन प्रोटीन का मेरे अंदर क्या हुआ? पाचन हुआ। पाचन होकर प्रोटीन किसमें टूटा? अमीनो अम्ल में। उनमें से कुछ अमीनो अम्ल को हमने यूज में लिया, क्या बनाने के लिए? वो प्रोटीन बनाने के लिए, या वो ऐसे
इसको सिंपल भाषा में देखते हैं यार, मैं भी कई बार समझा नहीं पाता हूं, मैं खुद को गुस्सा आता। देख, मेरा शरीर है, हाँ सर आपका शरीर है, इसके अंदर आपको प्रोटीन बनाने हैं। क्या बनाने? प्रोटीन बनाने। मैंने कहा ठीक है, प्रोटीन कौन है? कार्बनिक पदार्थ है। मैंने कहा प्रोटीन बनाने, प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो अम्ल चाहिए। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें से 10 हमारे शरीर में मिल रहे हैं। हमें 10 बाहर से चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो हमने भोजन खाया, उस भोजन में प्रोटीन था, हाँ, उस प्रोटीन को तोड़कर हमने वो 10 अमीनो अम्ल प्राप्त किए जो हमारे शरीर के प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी थे। तो जरा सोच, पेड़ पौधों के अंदर भी प्रोटीन थे, उनको हमने खाया, उनको तोड़ा, अमीनो अम्ल प्राप्त किए। वो अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में नहीं थे वो हमने लिए, जो हमारे शरीर में थे वो हमारे अंदर है, जो नहीं थे वो हमने उनसे लिए, और फिर हमारे प्रोटीन बनाए, हमारे प्रोटीन। समझ में आया? तो जंतुओं के प्रोटीन अलग है, पादपों के प्रोटीन अलग है। तो हमने पादप प्रोटीन लिया, उसको तोड़ा, अमीनो अम्ल प्राप्त किया, हमारे अंदर अमीनो अम्ल थे, उनके अमीनो अम्ल, हमारे अमीनो अम्ल से हमने हमारा प्रोटीन बनाया है। जरा सोच, हमने अपना उत्पाद नहीं बनाया। तो जरा सोच, एक उपभोक्ता क्या बनाता है? कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाता, बस वही चीज है। क्या इसने प्रोटीन नहीं बनाए? इसने नहीं बनाए, बिल्कुल बनाए। तो कुल मिलाकर उपभोक्ताओं की उत्पादकता क्या कहलाती है? द्वितीय उत्पादकता। और जो स्वपोषी जो होते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उनकी उत्पादकता, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी उत्पादकता क्या कहलाती है? प्राथमिक उत्पादकता। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलें आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? अब इधर देखिएगा, अब हमारे कोर्स में ना ये मेजर दे रखा है, क्या? प्राथमिक उत्पादकता। देखिए कौन सा बिंदु हो गया बेटा? ये 11वां 12वां बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्राथमिक उत्पादकता, यहां से प्रश्न बनता है नीट में, ध्यान से सुनिएगा, यहां से प्रश्न आएगा नीट में, ध्यान से सुनना बेटा। प्राथमिक उत्पादकता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है सकल, जिसको हम कुल प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और एक होती है नेट प्राथमिक उत्पादकता, अंग्रेजी में बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। क्या है सर जी ये? आइए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये आपकी 2 प्रकार की क्या होती है? प्राथमिक उत्पादकता, यानी पेड़ पौधे जो उत्पाद बना रहे हैं, पेड़ पौधे जो उत्पाद बना रहे हैं वो क्या कहला रही है? प्राथमिक उत्पादकता। और ये 2 प्रकार की है प्राथमिक उत्पादकता, यानी पेड़ पौधों की उत्पादकता 2 प्रकार की है। आइए कौन कौन सी है 2 प्रकार की, समझिए। मैं एक पेड़ हूं, अब ये ना समझ में नहीं आती है, रटा रटाया विज्ञान नहीं, हम तो सीधा मीनिंग समझेंगे। मैं एक पेड़ हूं, कौन हूं मेरे दोस्त? मैं एक पेड़ हूं, ठीक है। मैं एक पेड़ हूं और आज मैंने कुल मिलाकर टोटल प्रकाश संश्लेषण करके टोटल 100 ग्लूकोज के अणु बनाए। अब ये तो पता होगा ना कि प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, इतना तो पता है ना। हाँ, अब देखो, मैं एक पेड़ हूं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा मत सोचना सर 100 ग्लूकोज बनते हैं क्या, पूछते हैं सब बच्चे, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। मैं एक पेड़ हूं और मैंने आज टोटल प्रकाश संश्लेषण करके 100 ग्लूकोज के अणु बना डाले। ओके सर, बना दिया आपने। अब इन 100 ग्लूकोज के अणुओं का मैं क्या करूंगा? भोजन है ना। इन 100 ग्लूकोज के अणु का मैं करूंगा क्या? खर्च करूंगा यार।
इन 100 में से मान लेते हैं मैंने 40 ग्लूकोज के अणुओं को क्या कर दिया, खर्च कर दिया। सर कहां खर्च कर दिया? एक पेड़ कहां खर्च करता है? श्वसन में। कहां खर्च करता है? रेस्पिरेशन में। जानते हैं ना आप श्वसन क्या होता है? देख इधर मेरे दोस्त, ध्यान से देख। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के अणु मिलकर प्रकाश और वर्णकों की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। 6 ऑक्सीजन और 6 जल के अणु। कई बच्चे इसमें ऊर्जा और निकाल देते हैं, गलत होती है वो इक्वेशन। ऊर्जा नहीं, ये है कौन? प्रकाश संश्लेषण। अपनी जिंदगी में ये प्रकाश फोटोसिंथेसिस की ये इक्वेशन जो है, ये रिएक्शन जो है, ये अभिक्रिया जो है, ये याद रख लेना, गड़बड़ी मत कर देना। आज ही के आज याद रख लेना, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है, कोई ऊर्जा नहीं निकल रही है यहां पर, ये करेक्ट इक्वेशन है। ठीक। श्वसन क्या होता है? व्हाट इज श्वसन? सांस लेना नहीं, ये संवातन होता है, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। श्वसन रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम कोशिका के अंदर कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वायवीय, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है? जल बन रहा है। और क्या बन रही है? ऊर्जा बन रही है। आपको मैं चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूं, हाँ, क्या खर्च हो रही है? मेरी ऊर्जा। सोचिए मैं पलके भी झपका रहा हूं, क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा। इनफैक्ट और छोड़ो, मैं सो रहा हूं ना, तो भी खर्च हो रही है मेरी ऊर्जा। तो जरा सोचिए, मुझे हर क्रिया करने के लिए क्या खर्च करनी पड़ती है? ऊर्जा। तो बनानी भी तो पड़ेगी ना। तो कौन सी प्रक्रिया से बनती है? श्वसन वो प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा बनती है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जरा सोच, एक पेड़ जो है वो काम नहीं करता? करता है। जरा सोच, क्या एक पेड़ खनिजों का, जल का अवशोषण नहीं करता, वाष्पोत्सर्जन नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता? उसमें भी तो ढेरों काम हो रहे हैं ना। किसमें? एक पेड़ में। तो उसको ऊर्जा नहीं खर्च करनी है ना। तो उसने भोजन निर्माण किया और उस भोजन का कुछ भाग उसने खर्च किया। किसमें? श्वसन में। किस लिए? ऊर्जा के लिए मेरे दोस्त। तो 100 ग्लूकोज के उसने अणु बनाए थे टोटल, जिसमें से उसने खर्च कर दिए 40। कितने बच गए? सर 60 ग्लूकोज बच गए। अब इनका क्या करेगा? मान लो कल प्रकाश संश्लेषण कम हुआ या नहीं हुआ, तो भोजन के रूप में तो फिर कुछ नहीं बनेगा। तो भोजन को स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो ये जो बचा कुचा होता है, इसको क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है, कि कल को अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बनेंगे, फिर भोजन कहां से आएगा? तो ये जो स्टोर होता है, इसको यूज में ले लिया जाता है। डन। ये 3 चीजें समझ में आ गई है। तो मेरे भाई, ये जो 100 ग्लूकोज तुमने बनाए थे ना, वो ये थे। तो जितना भी उत्पाद आप टोटल बनाते हैं, टोटल उत्पाद, क्या बोला हमने? एक पादप द्वारा निर्मित कुल उत्पाद जो होता है, कुल टोटल उत्पाद जो बनता है एक पादप द्वारा, वो उसकी क्या कहलाती है? जीपीपी। ठीक है। उसके बाद उसका कुछ भाग आप श्वसन में खर्च कर दिए। किसमें? रेस्पिरेशन में। तो जो बच गया, बचा हुआ उत्पाद क्या कहलाता है बेटा जी? जिसको आप स्टोर करते हो। बचा हुआ उत्पाद जिसको आप क्या करते हो? स्टोर करते हो, वो क्या कहलाता है? एनपीपी। अब इन चीजों को सुनने के बाद में जरा सोचिए, एक फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, जीपीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी प्लस आर। कोई सोच सकता है क्या है? सोचिए, 100 ग्लूकोज के अणु बनाए, जिसमें से 40 आपने रेस्पिरेशन में। आर क्या है? रेस्पिरेशन यानी श्वसन। रेस्पिरेशन, श्वसन में क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो कितने बच गए मेरे दोस्त? 60 नहीं बच गए? बच गए थे ना। तो 60 जो बचे हुए थे, 40 जो खर्च कर दिए, बनाए कितने थे? 100। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जीपीपी इक्वल्स टू एनपीपी प्लस आर। अब पता है नीट में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? नीट में इस इक्वेशन से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। बोल देगा उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है
है ना, उपरोक्त में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन आपके पास है। जीपीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी माइनस आर कर दिया, आर इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस एनपीपी कर दिया, जीपीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी अपॉन आर कर दिया, है ना। इस तरीके से 4 ऑप्शन हो जाएंगे। चलो एक और कर देते हैं, एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी अपॉन आर कर दिया। अब आप खुद सोच लीजिएगा इनमें से कौन सा सही होएगा। भाई साहब जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी माइनस आर, नहीं। जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी अपॉन आर, जीपीपी एनपीपी अपॉन आर है, नहीं। एनपीपी प्लस आर है ना। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी अपॉन आर, भाई साहब आर यहां जाएगा तो नीचे नहीं जाएगा, माइनस में आएगा, ये भी गलत हो गया। इतना तो पता होना चाहिए, गणित आनी चाहिए। तो आर इज इक्वल टू जीपीपी माइनस एनपीपी, ये बिल्कुल सही है। आर क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, ये सही है। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। याद रखना कि टोटल उत्पाद जो बनाया जीपीपी, उसमें से कुछ खर्च कर दिया किसमें, श्वसन में, वो आर, जो बच गया वो है एनपीपी। तो अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, बताइएगा एक पेड़ ने जो भी उत्पाद बनाया, उस पेड़ को जो कोई खाएगा उसके अंदर जीपीपी जाएगी कि एनपीपी? सोचो, मैं एक पेड़ हूं, मैंने ये टोटल उत्पाद बनाया, ठीक है, ये मैंने खुद के कार्यों के लिए खर्च कर दिया, मेरे अंदर ये बच गया। अब मुझे जो कोई खाएगा उसके अंदर जीपीपी जाएगी कि एनपीपी जाएगी? यार खुद सोचो ना, जीपीपी का कुछ भाग तो खर्च नहीं कर दिया ना, जो बचेगा वही तो जाएगा। तो एक पेड़ से यानी एक उत्पादक से उपभोक्ता में कौन सी उत्पादकता जाती है? तो याद रखना एनपीपी एक उत्पादक से उपभोक्ता में स्थानांतरित होती है। ये था बेटा जी आपकी उत्पादकता, ये हमने पूरी पढ़ी है उत्पादक। हम पढ़ने वाले हैं क्या, अपघटन। अंग्रेजी में बोलते हैं डीकंपोजिशन, अंग्रेजी में बोलते हैं डीकंपोजिशन, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं अपघटन। सर मीनिंग क्या होता है अपघटन का? आपसे कोई पूछे व्हाट इज अपघटन, व्हाट इज डीकंपोजिशन, क्या होता है अपघटन, क्या होता है डीकंपोजिशन, तो आप सीधे शब्दों में बोलेंगे कि भाई साहब जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, क्या बोला मैंने, जटिल कार्बनिक पदार्थ। सर ये जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने कार्बोहाइड्रेट नाम सुना है? हाँ सर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। प्रोटीन नाम सुना है? हाँ सर। लिपिड्स नाम सुना है? हाँ सर। न्यूक्लिक अम्ल नाम सुना है? हाँ सर। ये सारे के सारे क्या है, जटिल, है ना। जब हम इनको तोड़ते हैं, हम इनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जब हम इनको तोड़ते हैं तो क्या बनते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ। जैसे अमीनो अम्ल बन गए, प्रोटीन को तोड़ने से अमीनो अम्ल, है ना। बहुसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, उसको तोड़ने से क्या बनता है, मोनोसेकेराइड, है ना। सिमिलरली लिपिड को तोड़ने से क्या बनते हैं, वसी अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ने से क्या बनते हैं बेटा जी, आपके नाइट्रोजन क्षार बनती हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स बनते हैं, ये सारी चीजें बनती है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ वर्ड ऊपर से चले जाए, अभी मैं सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं। भाई साहब प्रोटीन नाम सुना है? हाँ सर। प्रोटीन को जब हम, प्रोटीन कौन है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन कैसा, सरल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। अब अमीनो अम्ल को जब तोड़ेंगे तो उससे बनेंगे नाइट्रोजन, उससे निकलेगी कार्बन, उससे निकलेगी ऑक्सीजन, उससे निकलेगी हाइड्रोजन। ये जो तत्व जो बनेंगे, तत्व कौन से, सरल अकार्बनिक पदार्थ, सरल अकार्बनिक तत्व या अकार्बनिक पदार्थ जब बनते हैं, और इस प्रक्रिया को संपन्न कौन करते हैं, जीवाणु। कौन संपन्न करते हैं, आपके कवक। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अपघटन, ठीक है। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिए, मैंने बोला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इनका यूज होता है, हम इनका इस्तेमाल करने से क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल बोलते हैं। कई सारे अमीनो एसिड को मिलाकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है बेटा। अब देखिए प्रोटीन क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, बड़ा। प्रोटीन किससे बना हुआ है, कई सारे अमीनो अम्ल से बना हुआ है, तो क्या कहलाएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है।
कार्बनिक पदार्थ का मतलब मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखलाएं होती है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या था? प्रोटीन था। साहब हमने इसको तोड़ा, किसमें टूटेगा सर? अमीनो अम्ल में टूट गया। ये अमीनो अम्ल है, टूटते जा रहे, एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल क्या है? सरल कार्बनिक पदार्थ। क्या है ये? सरल कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक नहीं, कार्बनिक पदार्थ है। इनमें अभी भी क्या है? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। तो सर दोनों में फर्क क्या हो गया? दोस्त ये देख, दीवार देखिए, दीवार, हाँ सर, दीवार किससे बनी होती है? ईंटों से, है ना। तो ये एक दीवार है जो बनी हुई है इन ईंटों से। ये एक चीज, ये एक संरचना है जिसकी इकाइयां जो है वो कौन है? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल में भी क्या है आपका? कार्बनिक पदार्थ है, यानी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, और इनमें भी क्या है? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। चलिए सर ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सी बात थी। भाई साहब ये चीज समझ में आ रही है ना आपको? देख, ये एक प्रोटीन है जिसके अंदर कई सारे अमीनो अम्ल है, ठीक है, और ये अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके डन। मैंने अमीनो अम्ल को जब तोड़ा, मतलब एक दूसरे से अलग किया, तो कौन अलग हो गए? अमीनो अम्ल अलग हो गए। तो क्या इन अमीनो अम्ल में हाइड्रोकार्बन नहीं है? क्या इन अमीनो अम्ल में कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला नहीं है? तो ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहला रहा है? ये एक प्रोटीन, ये जटिल है, और ये क्या कहला रहे? सरल। इनको मैंने और तोड़ा तो कार्बन अलग हो गई, हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई, नाइट्रोजन। अब ये क्या? ये तत्व नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है। पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। ये क्या है? ये तत्व हैं। ये क्या कहलाएंगे? अकार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। तो कुल मिलाकर जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। और सिंपल तरीके से ऐसे पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को खनिजों में तोड़ना, खनिजों में, खनिज बनाना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी क्या है? ये आपके खनिज हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जटिल कार्बनिक पदार्थ को इतना तोड़ देना, इतना तोड़ देना कि क्या बन जाए? आपके सरल अकार्बनिक तत्व बन जाएं, पदार्थ बन जाएं, खनिज बन जाएं। वो प्रक्रिया क्या कहला रही है? आपकी अपघटन, डीकंपोजिशन। ओके सर, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या? ये तो समझ में आ गया कि अपघटन क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। अपघटन कराता कौन? जीवाणु और कवक कराते हैं, डीकंपोजिशन कराते हैं ना, जो डेड बॉडीज होती हैं, जो मृत भाग होते हैं, है ना। जरा सोचिए, मैं अगर मर गया, मेरी जो डेड बॉडी है उसको हमने जमीन में डाल दिया, क्या मेरे अंदर प्रोटीन नहीं है? है ना। अब जरा इमेजिन कर, मेरे प्रोटीन्स को ये जीवाणु कवक जो कहां पर है? मिट्टी में है। वो क्या करेंगे? अपघटन करेंगे, और किसका निर्माण कर देंगे? सरल अकार्बनिक पदार्थ का। सड़ा देंगे, डेड बॉडी को सड़ा देंगे, और उससे क्या बन जाएंगे? खनिज बन जाएंगे। किसमें? मृदा में। ये क्या कहलाएगा? डीकंपोजिशन, है ना। अब बात आ रही है, जीवाणु और कवक जिन पदार्थों का अपघटन करते हैं, जिन मृत भागों का, जो मृत भाग होते हैं, जिन मृत भागों का अपघटन किया जाता है, जैसे भाई पत्तियां हैं, पत्तियां हैं वो गिर गई है, मृदा में गिर गई है ना। शाखा है वो गिर गई है मृदा में, ठीक है। टहनियां हैं, चलो शाखा टहनी तो एक ही बात है कि शाखा बड़ी होती है, टहनी छोटी होती है ना। प्राणियों का मल है, प्राणियों का मल होता है, हाँ जी, उसमें भी होता है क्या आपका? उसमें भी क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है ना। मृत शरीर है, मृत शरीर है किसका? या तो पादप का या जंतु का, ऑब्वियस सी बात है। चल, तो ये कुल मिलाकर मृत भाग हैं, हाँ जी, ये मृत भाग है, और ये मृत भाग मिट्टी में मिल रहे हैं, और उस मिट्टी में, मृदा में क्या मिल रहे हैं? जीवाणु और कवक। इन मृत भागों का क्या करेंगे? अपघटन करेंगे। बेटा ये जो मृत भाग जो होते हैं ना, जिनका अपघटन होने वाला है, इन मृत भागों को बोला जाता है अपरद। याद रखना, क्या बोलते हैं? डेट्राइटस, डेट्राइटस बोलते हैं, अपरद बोलते हैं। तो अपरद, डेट्राइटस क्या थे? वो मृत भाग थे, वो मृत भाग थे, वो शरीर था, वो टहनी, पत्तियां, शाखा, प्राणियों का मल, मृत शरीर, वो सारा मृत भाग जो था, जिसका अपघटन होने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अपरद बोलते हैं। याद रखना, भूलना चाहिए। बोली, इतनी सी बात समझ में आ गई? ये देखो, ये होते हैं
दिख रहा है आपको, पीछे मिट्टी है, उसमें पत्तियां वत्तियां टहनियां लकड़ियां ये सब कुछ पड़ा हुआ है। सर पीछे ना कंगा भी पड़ा हुआ है। चलो ये तो प्लास्टिक है, इसका नहीं होएगा, है ना, इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं है। जिसमें भी कार्बनिक पदार्थ होएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ होएगा, उसका अपघटन होएगा मिट्टी में। और कौन करेंगे? आपके कवक और मेरे दोस्त कौन? आपके जीवाणु। डन, कोई तकलीफ नहीं है। तो मात्र 2 बिंदु मैंने आपको बताया यहां पर, बस 2 बिंदु कि साहब अपघटन क्या होता है? सीधा सीधा जीवाणु और कवक द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक तत्वों में या सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना अपघटन कहलाता है। और जिस मृत अवशेषों का या मृत भागों का अपघटन होता है, जैसे ये, इन भागों को हम क्या बोलते हैं? अपरद बोलते हैं। यानी अपघटन किसका होता है? अपरद का होता है। चलिए यहां तक चीज समझ में आ गई। अपरद मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात आ रही है, सर ये जो अपघटन जो होता है, ये अपघटन एक ही स्टेप में हो जाता है कि कई सारे चरणों में होता है? तो बेटा जी ये जो अपघटन जो होता है, इसके अगर मैं चरणों की बात करूं तो बालक ये 5 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? सर ये 5 चरण होते हैं किसके? अपघटन के। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं किसके? अपघटन के। अब कौन कौन से चरण होते हैं एक एक करके पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूंगा, जरा गौर से सुनना, ठीक है? पहले सुन लो, फिर उसके बाद वो चरण जो है सुनने के बाद में ही आपको अच्छे से समझ में। देखो मेरे दोस्त, देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, कोई भी शरीर जो होता है ना, शरीर, चाहे मेरा शरीर हो चाहे मृत शरीर हो, जैसे मैं मरूंगा, जैसे मैं मरूंगा या अभी मैं जिंदा हूं तब भी मेरे अंदर क्या मिल रहा है? मेरे शरीर में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, मेरे शरीर में कार्बनिक पदार्थ भी मिल रहा है और अकार्बनिक पदार्थ भी मिल रहा है। ओके सर, दंडना दंडन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था? पक्का? चले आगे, ठीक है। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। कार्बनिक पदार्थ को जब हम तोड़ते हैं, सुनिएगा मेरी बात को गौर से, कार्बनिक पदार्थ को जब हम तोड़ेंगे, कौन से बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ को? प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, लिपिड्स को तोड़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ेंगे, विटामिन को तोड़ेंगे, है ना, पॉलीसेकेराइड्स को जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ। सरल कार्बनिक पदार्थ, जिनको भी यहां पर सरल और जटिल में कंफ्यूजन हो रहा है ना, बहुत सिंपल तरीके से, दीवार एक जटिल संरचना है, इसको जब तोड़ेंगे तो इसकी ईंट जो है, जो इसकी इकाइयां है, वो सरल संरचना है। ठीक है, एक दीवार कई सारी ईंटों से बनी हुई, इस तरीके से कई सारे जटिल कार्बनिक पदार्थ किससे बने होते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थों से। ओके सर, सरल कार्बनिक पदार्थ को जब हम तोड़ते हैं तो वो किसमें टूटते बेटा? अकार्बनिक पदार्थ में। सिंपल। तो मैंने क्या बोला? मेरे शरीर में कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ किससे बने हुए? सरल कार्बनिक पदार्थ है। सरल कार्बनिक पदार्थ किससे बने हुए? अकार्बनिक पदार्थ है। तो अकार्बनिक पदार्थ मेरे अंदर क्या बनाते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ। सरल कार्बनिक पदार्थ मेरे अंदर क्या बनाते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ। कौन से पदार्थ? जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अब इधर देख, हमने इनको तोड़कर फाइनली क्या बना दिया? अकार्बनिक पदार्थ। और हमारे अंदर मिलता भी है कौन? अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अब ये जो अकार्बनिक पदार्थ जो है, ध्यान से सुनना, ये जो अकार्बनिक पदार्थ हमारे अंदर फाइनली मिल रहा है बेटा, ये अकार्बनिक पदार्थ जो होता है, इसको जब हम देखते हैं तो ये अकार्बनिक पदार्थों के कुछ भाग ऐसा होता है अकार्बनिक पदार्थों का जो जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है और कुछ अघुलनशील होता है। क्या बोला हमने बोला, फिर से सुन, ध्यान से सुन, मेरी बात को गौर से सुन, समझेगा सुनेगा तो ही तो समझ में आएगा। मैंने बोला मेरा शरीर, देख, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, ठीक है। हमारे शरीर में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, ओके, और अकार्बनिक पदार्थ। ओके सर, इनको साइड में रखते, पहले इनकी बात।
हमने बोला जटिल कार्बनिक पदार्थ किससे बने होते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थों से, यानी इनको जब तोड़ेंगे तो ये बनेंगे। हाँ भाई, ये बना रहा है ना, सरल कार्बनिक पदार्थ क्या बना रहे हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सरल कार्बनिक पदार्थ। अमीनो अम्ल क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अमीनो। ठीक है, सरल कार्बनिक पदार्थों को और तोड़ा तो क्या बन गया? अकार्बनिक पदार्थ। फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया था, लवण होते हैं, खनिज आयन होते हैं, है ना, जल होता है, सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। अब अकार्बनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो जल में घुलनशील होते हैं और एक वो जो जल में अघुलनशील होते हैं। कुछ जल में घुल जाते, कुछ जल में नहीं घुलते। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम सिलिका बोलते हैं, जल में नहीं घुल पाती है, जबकि आयंस जो होते हैं, खनिज जो होते हैं, वो जल में घुल जाते हैं। कुछ लवण होते हैं जो जल में घुल नहीं पाते हैं, जैसे मैंने आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका बोल दिया, नहीं घुल पाता है? तो वो क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। तो कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, अकार्बनिक पदार्थों को हमने दो श्रेणियों में बांटा है, जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बोलेंगे सर काहे बताया? क्योंकि अब जो हम यहाँ पर चरण पढ़ने वाले हैं ना 5, वहां पर कहीं ये चीज आएगी, और आएगी तो आपको अगर समझ में नहीं आई है तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। तो हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको चीज समझा दी। अब आगे बढ़ते, 5 चरण है। सबसे पहला चरण जो है उसका नाम है खंडन। सबसे पहला चरण जिसका नाम है खंडन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ध्यान से सुनना, एक एक चरण को आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या होएगा खंडन में? भाई साहब, जो अपरद जो था, अपरद यानी डेड बॉडी जो थी, डेड बॉडी, अपरद का मतलब मृत शरीर। ठीक है, इस मृत शरीर के सबसे पहले क्या करे जाएंगे? छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? खंडन। सिंपल सिंपल, हमने सिंपल तरीके से बात करी कि भाई साहब वो जो पत्तियां जो थी, जो गिर गई थी, टहनियां जो थी गिर गई थी, हम उनको छोटे छोटे बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। कौन करेंगे? हम नहीं कर रहे हैं, ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है। कहीं सोचो कि हम करने जा रहे हैं, नहीं, ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है। तो सर कैसे होएगा प्राकृतिक रूप से? ये छोटे छोटे टुकड़े कौन करेगा? कैसे होंगे? तो ये करने का काम कौन करेगा? किसानों के दोस्त। किसानों के दोस्त किसे कहा जाता है? बोलिए, सभी ने नाम सुना है, अर्थवॉर्म, केंचुआ। याद रखो, कौन? केंचुआ जो होता है, या केंचुए जो होते हैं, अर्थवॉर्म जो होते हैं, इन्हें किसानों का दोस्त बोला जाता है। काहे बोला जाता है? क्योंकि ये अपरद के छोटे छोटे क्या कर देते हैं? टुकड़े कर देते हैं। जो एक चरण है किसका? खंडन का। खंडन करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, तभी तो इन छोटे छोटे टुकड़ों का आसानी से अपघटन होएगा ना। तो भाई साहब, सबसे पहला चरण जो था वो क्या था? छोटे छोटे टुकड़े कर देना। अब दोस्त, ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो है, इन छोटे छोटे टुकड़ों में आपके कार्बनिक पदार्थ भी है। हाँ सर, कार्बनिक पदार्थ भी है और अकार्बनिक पदार्थ भी है। अकार्बनिक पदार्थ भी है, कार्बनिक पदार्थ भी है। किसमें? ये जो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं आपने, किसके? डेड बॉडी के, यानी मृत शरीर के, यानी अपरद के। ये जो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं आपने, इन छोटे छोटे टुकड़ों में कार्बनिक पदार्थ भी है और अकार्बनिक पदार्थ भी। बोलो, सिंपल सी बात है। जैसे सपोज मान लो ये टहनी, ठीक है, मैंने इसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए। ओके सर, अब वो जो छोटे छोटे टुकड़े, उसमें कार्बनिक अकार्बनिक दोनों है भाई, खत्म। इतनी सी बात है। कौन कर रहा था? केंचुआ कर रहा है। सीधी सी बात है। ये कौन? केंचुआ। ये केंचुए जो कहां पर मिल रहे हैं? मृदा में मिल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? खंडन कर रहे हैं। डन कर दिया खंडन, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा चरण है निक्षालन। निक्षालन को बेटा जी हम अंग्रेजी में बोलते हैं लीचिंग। निक्षालन को अंग्रेजी में बोला जाता है क्या? लीचिंग। अब सर ये लीचिंग क्या होता है? अब ये लीचिंग क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। देखो दोस्त, मान लो ये मृदा है और इस मृदा में ये डेड बॉडी थी। ध्यान से सुनना, ये कौन था? ये मृत शरीर था।
मान लो ये पत्ती थी किसी पेड़ की, ये ले, ये ले, ठीक है, बस क्या थी ये, मृत शरीर था, गिर गई थी पत्ती, ठीक है सर ये पत्ती है, ओके। अब आगे, अब हमने इस पत्ती के सबसे पहले छोटे 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 टुकड़े कर दिए, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फर्स्ट चरण था, अभी ये नहीं पढ़ा हमने लीचिंग क्या होता है, निक्षलन क्या होता है, ये नहीं पढ़ा, अभी हमने सिंपल सा देखा। पहला चरण क्या था भाई साहब, हमें क्या कर दिया सर, हमने खंडन कर दिया है। ओके सर, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने कहा चलो दिखा देते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, किसने कर दिए, केंचुए ने कर दिए। ओके जी, अब आगे, अब जरा सोच, इन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या था सर, इन छोटे छोटे टुकड़ों में कार्बनिक पदार्थ है, मैंने कहा हाँ कार्बनिक पदार्थ है, मैंने कहा हाँ कार्बनिक पदार्थ। और क्या था सर, अकार्बनिक पदार्थ भी था, मैंने कहा हाँ जी अकार्बनिक पदार्थ भी। और याद करिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अकार्बनिक पदार्थ जो होता है उनको हमने दो श्रेणियों में बांटा था, एक जल में घुलनशील और एक जल में अघुलनशील। याद करो, किसमें, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील और जल में घुलनशील, ठीक है सर, ओके सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब दोस्त देख ध्यान, ये है मिट्टी, है ना, और मिट्टी में क्या हो चुका है सर, खंडन हो चुका है, मृत शरीरों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था, हाँ जी तोड़ दिया है। उन छोटे छोटे टुकड़ों में कार्बनिक पदार्थ है और अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे, हम छोड़ दिया हमने, हम बात ही नहीं कर रहे हैं इसमें कि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है, ओके ओके डन डन डन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अकार्बनिक पदार्थ की। अब इधर देख लीजिएगा, अगर वर्षा आती है, भाई साहब सीधी सी बात है, किसान जो है पानी तो डालेगा अपने खेत में, पानी आएगा, पानी इनसे टकराएगा, इन किनसे, ये जो खंडन होने के बाद ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे, अपरद के छोटे छोटे टुकड़े थे, पानी इनसे टकराएगा 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 और टकराने के बाद मतलब पानी में जब ये घुल जाएंगे तो इन छोटे छोटे टुकड़ों में से जो चीज जल में घुलनशील होएगी वो जल के साथ नीचे आ जाएगी। सोचो वो चीज जल में घुल के नीचे आ जाएगी। दिमाग लगाए यार, बहुत बच्चों वाली चीज बता रहा। ये पत्ती थी, इसको तोड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े, इन छोटे छोटे टुकड़ों में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। ये कार्बनिक पदार्थ जल में नहीं घुल रहे हैं। अकार्बनिक पदार्थ में से दो प्रकार के थे, एक जो जल में नहीं घुलेंगे, एक जो जल में घुलेंगे। अब हमने बोला पानी आएगा, जल आ रहा है, इन छोटे छोटे टुकड़ों के साथ जब ये मिलेगा पानी, तो जो जल में घुलनशील होंगे वो घुलकर जल में घुलकर नीचे नहीं आ जाएंगे, नीचे नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, निक्षालन। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है लीचिंग। तो जरा सोच, पानी आएगा, पानी आ रहा है, पानी नीचे चला जाएगा और अपने साथ किसको लेकर चला जाएगा, पानी। सर पानी जो है, ये जो जल जो है, ये अपने साथ जो भी चीज जल में घुल सकती है उसको अपने साथ नीचे ले जाएगा, भूमिगत जल में ले जाएगा। तो क्या चला जाएगा सर, जल में घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ नीचे चले जाएंगे। मैंने कहा हाँ, तो क्या बच गया, सोच क्या बच गया सर। उन टुकड़ों में, इन छोटे छोटे टुकड़ों में दो चीजें बच गई है। क्या क्या बच गया सर, दो चीजें बच गई है इन छोटे छोटे टुकड़ों में। मैंने कहा क्या बच गया, एक बच गया कार्बनिक पदार्थ और एक बच गया जल में अघुलनशील अकार्बनिक पदार्थ। अब बताओ समझ में आया है नहीं आया,
अब तो आ गया होगा यार, इससे ज्यादा सिंपल तरीका और कहाँ बताएं तुमको, इतनी सी तो बात थी। ये पत्ती है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में कार्बनिक अकार्बनिक दोनों पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ से जब जल टकराएगा तो वो घुलेगा नहीं, कौन? कार्बनिक पदार्थ। तो कौन घुल रहा है सर? जो जल में घुलनशील है, कौन? अकार्बनिक पदार्थ। वो जल के साथ नीचे चले गए हैं, जल के साथ नीचे चले गए हैं, इस प्रक्रिया को बोल दिया लीचिंग, निक्षालन। तो क्या बच गया इन छोटे छोटे टुकड़ों में? भाई साहब ये जब चला जाएगा तो ये दोनों चीज बच गई, क्या? कार्बनिक पदार्थ बच गया और जो जल में अघुलनशील है वो बच गया, खत्म, सिंपल। ये था दूसरा चरण जिसको हमने बोला था लीचिंग। अब वापस से चलते हैं, 2 चरण हो गए, अब तीसरा चरण। तीसरे चरण का नाम है क्या? अपचयन। और बेटा अपचयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अपचयन को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि मिट्टी में वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे, उन टुकड़ों में क्या बचा पड़ा है? सोचो। सर 2 चीजें बची पड़ी हैं। मैंने कहा क्या क्या? आप बोलेंगे सर एक बचा हुआ है कार्बनिक पदार्थ। मैंने कहा हाँ जी। और एक बचा हुआ है जल में अघुलनशील अकार्बनिक पदार्थ। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल। हमें करना क्या है बेटा? सोच। हमें किसको तोड़ना है? हमें इसको तोड़ना है क्या? है दोस्त? सोच। क्या था? दिमाग लगा, सोच। अपघटन था क्या? पीछे ले जाऊं? याद है अपघटन क्या था? जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ ताड़ कर क्या बना देना? अकार्बनिक पदार्थ बनाना। सर हमारे पास अकार्बनिक पदार्थ पहले से है? हाँ है, इन छोटे छोटे टुकड़ों में है। हाँ है, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है भाई साहब। इनसे थोड़ा ना कुछ लेना देना, ये तो मिल रहे, हमें तो ये बनाने हैं ऐसे, किसको तोड़कर? इनको। तो हमारा ये जो तीसरा चरण होएगा, इसमें हम अपचयन करने वाले हैं, कैटाबॉलिज्म करने वाले हैं। इसका मीनिंग होता है तोड़ना। अपचयन का मतलब होता है तोड़ना। सोचना किसको तोड़ूंगा? इसको तोड़ूंगा कि इसको तोड़ूंगा? दोस्त इसी को तो तोड़ूंगा। किसको? जटिल कार्बनिक पदार्थों को मैं क्या करूंगा? तोड़ूंगा। और दोस्त इनको जब मैं तोड़ूंगा तो ये तो मृदा में मिल जाएंगे, ये तो मृदा में आ गए हैं। ये इसको जब देखिए जो है, इसको मैं तोड़ूंगा। किसको तोड़ूंगा? इसके अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको जब मैं तोड़ूंगा, यहाँ पर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको जब मैं तोड़ूंगा तो सरल कार्बनिक पदार्थ बन जाएंगे। इनको जब मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेंगे? सर सरल कार्बनिक पदार्थ बनेगा। मैंने कहा हाँ, सरल कार्बनिक पदार्थ बन गया। मैंने कहा हाँ, क्या बन गया? सरल कार्बनिक पदार्थ बन गया। इनको तोड़ने से सरल कार्बनिक पदार्थ बन जाएगा। मैंने कहा हाँ, और क्या है? सर जल में अघुलनशील अकार्बनिक पदार्थ है, वो अकार्बनिक पदार्थ मृदा में रह जाएंगे। मैंने कहा खत्म, खल्लास, इतनी सी बात है, इतनी सी तो बात है। हमने जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर क्या बना दिया? सरल कार्बनिक पदार्थ बना दिए, खत्म। बोलिए यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब आप खुद सोचिए, ये जो मृदा जो होगी, अब सोचो, ये जो मृदा जो है जिसमें ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे, इन छोटे छोटे टुकड़ों में ये चीजें बच रही थी। क्या बच रहा था? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन। मृदा में ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ बच रहे थे। हाँ, इन टुकड़ों में जटिल कार्बनिक पदार्थ थे। और क्या थे? जल में अघुलनशील अकार्बनिक पदार्थ थे। जो घुलनशील थे वो तो निक्षालन से नीचे चले गए, जो अघुलनशील थे वो यहीं पर रह जाएंगे, है ना? तो जरा सोच, इन छोटे छोटे टुकड़ों को जब मैं तोड़ूंगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ को मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेंगे? सरल कार्बनिक पदार्थ। और साहब ये कराने का काम कौन करेगा? जीवाणु और कवक। ये जीवाणु और कवक जो है ये एंजाइम निकालेंगे, और ये एंजाइम जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होंगे, यहां पर प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनको तोड़ ताड़ कर क्या बना देंगे? सरल कार्बनिक पदार्थ बना देंगे। मैंने कहा ओके जी। और क्या बच जाएगा? सर अकार्बनिक पदार्थ जो जल में नहीं घुल पा रहे थे वो यहां पर रह जाएंगे और मिट्टी में रह जाएंगे। अब जरा सोच, इस मिट्टी में क्या क्या रह रहा है? सर इस मिट्टी में
इस मिट्टी में क्या क्या बच गया सर? इस मिट्टी में है सरल कार्बनिक पदार्थ। और क्या है सर? और इस मिट्टी में है अकार्बनिक पदार्थ। बोलिए, तो अब मृदा में क्या रह गया है सर? ये टुकड़ों को तोड़ ताड़ कर हमने क्या बना दिया? सरल कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ जो इस मिट्टी में है। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये चरण क्या कहला रहा है? अपचयन। डन। चौथा चरण जो है बेटा, चौथा चरण जो है, ये देखिए इस तरीके से ये हमने तोड़ ताड़ दिया है। ठीक है, अब ये चौथे चरण में इधर ध्यान से सुनना, ये नहीं, ये तो पत्तियां हैं। ये जरा इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ये नीचे से दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा ऐसी संरचना जो दिख रही है, थोड़ी सी काली भूरी सी जो संरचना जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, इस संरचना का नाम होता है ह्यूमस। इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। खाद जिसको हम बेसिकली बोलते हैं ह्यूमस, ये है ह्यूमस। तो अगला जो चरण है उसका नाम है ह्यूमिफिकेशन। अब सर ये क्या होती है? चौथा चरण, ध्यान से, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? अंग्रेजी में भी ह्यूमिफिकेशन ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ह्यूमिफिकेशन बोल रहे हैं। अब ह्यूमिफिकेशन में हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हमने इस चरण में क्या बनाया था जरा सोचिए। इस चरण में अपचयन किया था हमने। अपचयन का मतलब क्या था? तोड़ना। किसको तोड़ा था दोस्त? हमने जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा। तोड़कर क्या बनाया? सरल कार्बनिक पदार्थ। वो सरल कार्बनिक पदार्थ यहां पर हैं। और क्या मिल रहे थे यहां पर? अकार्बनिक पदार्थ जो जल में घुलनशील नहीं। ओके, जो घुलनशील थे वो तो नीचे चले गए हैं। ओके, अब आगे। अब ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ जो है ना, ये सरल कार्बनिक पदार्थ एकत्रित होता जाता है और ये मिट्टी थोड़ी सी कैसी हो जाती है? गहरे रंग की हो जाती है, काले से रंग की हो जाती है, जहां पर मृदा में सरल कार्बनिक पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। तो बेटा सरल कार्बनिक पदार्थ या पदार्थों का एकत्रीकरण, सरल कार्बनिक पदार्थों का एकत्रीकरण जो होता है, जिससे एक संरचना बनती है। सरल कार्बनिक पदार्थों के एकत्रीकरण से जो संरचना बनती है, वो संरचना गहरे रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? गहरे रंग की होती है। और ये गहरे रंग की संरचना, गहरे भूरे काले रंग की संरचना जो होती है, गहरे रंग की, इस संरचना को बोला जाता है ह्यूमस। इसी संरचना को क्या बोला जाता है? ह्यूमस। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमस का निर्माण, ह्यूमस जो बनी है यहां पर, इसके निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया जो होती है, किसके? ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया जो थी, ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। जरा इमेजिन करिए, अपचयन में आपने जटिल कार्बनिक पदार्थ जो थे इनको तोड़कर क्या बनाया? सरल कार्बनिक पदार्थ। ये सरल कार्बनिक पदार्थ बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। मिट्टी कैसी हो जाएगी? थोड़ी सी भूरे काले रंग की हो जाएगी, कुछ ऐसी सी, ये ऐसी सी। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से सरल कार्बनिक पदार्थ एकत्रित होने लग जाता है, और एकत्रित होने लग जाता है, गहरे रंग का हो जाता है, और वो संरचना क्या कहलाती है? ह्यूमस। और बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ह्यूमिफिकेशन। अब देखिए संरचना, ये देखिए, ये रही, ये है वास्तविक ह्यूमस। इस तरीके से मिट्टी जो है थोड़ी सी इस तरह की हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमस बोलते हैं। ये जो है पूरा का पूरा क्या कहला रहा है? ह्यूमस कहला रहा है, और इस प्रक्रिया का नाम होता है ह्यूमिफिकेशन। अब आप हमें बताइए, मृदा में क्या बच गया दोस्त? सोच, दिमाग लगा, क्या बचा पड़ा है मृदा में? सर मृदा में सरल कार्बनिक पदार्थ बचा पड़ा है, जिसको हमने ह्यूमस बोल दिया है। मैंने कहा ठीक है, ये सरल कार्बनिक पदार्थ जो है इसका एकत्रीकरण हुआ पड़ा है, इसी को ही हमने क्या बोला? ह्यूमस बोला है। आप मुझे बताएं क्या अपघटन हो गया?
हो गया अपघटन? सोचो, अपघटन हो गया? नहीं। अपघटन का मीनिंग क्या था याद कर, स्टार्टिंग में वापस से ले जा रहा हूं। क्या था अपघटन? अपघटन क्या था मेरे दोस्त? जटिल कार्बनिक पदार्थ जो मिल रहे हैं उनको फाइनली तोड़ ताड़ कर क्या बनाना? अकार्बनिक पदार्थ बनाना। ये था। क्या आपने अकार्बनिक पदार्थ बना दिए क्या? नहीं सर, अभी तो सरल कार्बनिक पदार्थ बच रहे हैं। तो जरा सोच, अब ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ जो थे, इनको हमने क्या बोला था? ह्यूमस। इनको और तोड़ दूं, इनको और तोड़ दूं और खनिजों का, अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर दूं, तो आखिरी चरण जो होएगा वो होएगा मेरे दोस्त ये, हालांकि ये ह्यूमस होती है, ये क्या? खनिजीकरण। आप कह रहे थे सर ह्यूमस कैसी दिखती है? तो ऐसी दिखती है ह्यूमस, ऐसे गहरे काले रंग की होती है। कौन? ह्यूमस। आखिरी चरण जो है वो है खनिजीकरण। बेटा जी, खनिजीकरण को अंग्रेजी में बोला जाता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा मेरे दोस्त? वो जो ह्यूमस जो थी, कौन थी बेटा? वो जो ह्यूमस जो है, उस ह्यूमस में क्या रह रहा है सर? सोचिए, ये ह्यूमस में क्या है सर? इस ह्यूमस में है सरल कार्बनिक पदार्थ। क्या बोला हमने? इस ह्यूमस में क्या बचा पड़ा है सर? इस ह्यूमस में है क्या? सरल कार्बनिक पदार्थ। और हम इस सरल कार्बनिक पदार्थ को और तोड़ देंगे, और तोड़ देंगे, और तोड़ देंगे, और तोड़ ताड़ कर किसका निर्माण कर देंगे? अकार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का। सर ये कौन तोड़ेगा मेरे दोस्त? ये भी काम कौन करेगा? वही कवक और जीवाणु करेंगे। सरल कार्बनिक पदार्थों को और तोड़ देंगे, क्या बना देंगे? अकार्बनिक पदार्थ। यानी उस अकार्बनिक पदार्थ में क्या होंगे? खनिज होंगे। इस तरीके से सरल कार्बनिक पदार्थों का और अपघटन करने से, और अपचयन करने से, और तोड़ा फोड़ी करने से अकार्बनिक पदार्थ बन जाएंगे, जिसमें होंगे खनिज। और इस प्रक्रिया को बोला जा रहा है खनिजीकरण। यानी कुल मिलाकर मृदा में खनिज ही खनिज हो गए हैं। सोच, इस मृदा में कुल मिलाकर ये क्या बच गया था? सरल कार्बनिक पदार्थ। ऑलरेडी अकार्बनिक पदार्थ है, इनको और तोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? अकार्बनिक, 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 कार्बनिक, यानी खनिज खनिज भर जाएंगे किसमें? मृदा में। जरा सोचिए, पेड़ों को जिंदा रहने के लिए कहीं ना कहीं खनिज नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो आपने इस मृदा को उपजाऊ नहीं बना दिया? हाँ सर। तो अपघटन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मृदा उपजाऊ हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। उसमें खनिजीकरण हो जाता है, लास्ट में खनिज खनिज भर जाते हैं। और पेड़ों को, पादपों को जिंदा रहने के लिए खनिज तो चाहिए। ये थी पूरी प्रक्रिया बेटा दोस्त, बालक बालिकाओं, किसकी? अपघटन की। आई होप यहां तक की प्रक्रिया समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या? ऊर्जा प्रवाह। इसको हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो। ठीक है, यहां तक की बात में मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर ये हमने क्या पढ़ लिया है? अपघटन पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या? ऊर्जा प्रवाह। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसमें बिंदु दर बिंदु चीजें पढ़नी है। सबसे पहला मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा, जितने भी पारितंत्र इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? मैंने बोला सभी पारितंत्र में, सभी पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत कौन है? दिमाग लगे सर, सूर्य, सूर्य देवता, सूरज भगवान। यही तो है जिनसे सौर ऊर्जा आ रही है, यही तो है जिनसे लाइट एनर्जी आ रही है। मैंने कहा यही तो है भाई, इसके अलावा कोई और थोड़ा ना। यही तो है। कौन? सूर्य है ना। ऊर्जा का कौन है बेटा? ये मुख्य स्रोत है ना। अब हमने आपसे पूछा, ध्यान से सुनिएगा, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, ये सन है और इससे क्या निकल रही है? अलग अलग वेव्स निकलती हैं, अलग अलग तरंगे निकलती हैं, है ना। कौन कौन सी निकलती हैं आप जानते हैं ना? गामा,
एक्स यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। ठीक है, तो ये जो सूर्य का जो प्रकाश जो निकलता है, सूर्य के प्रकाश से अलग अलग किरणें निकलती है। कौन सी? गामा किरणें। सर जी हिंदी में गामा को गामा किरणें बोलते हैं, एक्स को एक्स किरणें ही बोल देंगे, एक्स रेज, एक्स किरणें। यूवी को हम बोलते हैं पराबैंगनी। लो भैया, पराबैंगनी। ठीक है, विजिबल को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरणें बोलते हैं, प्रकाश किरणें। इंफ्रारेड, 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 इंफ्रारेड हो सकता है इसका हिंदी में कुछ नाम हो, हमको याद नहीं आ रहा है। इंफ्रारेड। माइक्रो, सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म किरणें। और रेडियो धर्मी किरणें या सिंपल रेडियो किरणें, रेडियो किरणें। ठीक है, और भी होती है, कॉस्मिक भी होती है, कई सारी होती है। तो ये बेसिकली स्पेक्ट्रम आप फिजिक्स में पढ़ते हैं मेरे ख्याल से, है ना? अब हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्त, आपने अपघटन से पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? याद करो सर, उत्पादकता पढ़ा था ना। अपघटन से पहले क्या पढ़ा था? उत्पादकता पढ़ा था। उत्पादकता किस पर निर्भर कर रही थी? सौर ऊर्जा पर। सूर्य का प्रकाश मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, है ना? अब इनमें से कौन सी किरणें हैं जिनको यूज में लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए? मैंने बोला इनमें से कौन सी किरणें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा प्रकाश संश्लेषण में? तो ये वो किरणें हैं, प्रकाश किरणें, विजिबल लाइट, है ना? हालांकि हम पढ़ चुके हैं, याद करिए, हम पढ़ चुके हैं प्रकाश किरणें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। लेकिन एक चीज नहीं पढ़ी है हमने, क्या? ये प्रकाश किरणें सूर्य से आ रही है पृथ्वी पर। क्या बोला हमने? ये सूर्य से पृथ्वी पर ये किरणें आएंगी। हाँ सर आएंगी, सारी आ जाएंगी क्या? नहीं, ये प्रकाश किरणें जो होती हैं ये केवल पृथ्वी पर 50%, कितना? 50% या उससे भी कम भाग कहां पर पहुंच रहा है? इस पृथ्वी पर पहुंच रहा है। बताइए, यहां तक की बात समझ में आई? फिर से बोलूं, फिर से सुन। मैंने बोला सूर्य से, सन से ये सारी किरणें निकल रही हैं, जिसमें से विजिबल लाइट जो होती है, प्रकाश किरणें जो होती है ना, इनका 50% से कम भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। और इन्हीं किरणों की जरूरत होती है किस चीज में? प्रकाश संश्लेषण में। अब इनका स्पेक्ट्रम भी होता है, ये आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। VIBGYOR, मेरे ख्याल से आप सभी जानते ही हैं, अलग अलग रंगों की होती है, है ना? पृथ्वी पर आती है और कितनी आ रही है? 50% से कम भाग कहां पर पहुंच रहा है? पृथ्वी पर पहुंच रहा है। आशा करते हैं इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले आगे, अब रुक, खत्म नहीं हुआ, अभी देख। फिर से बोलूं, फिर से हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह जो है, ये पढ़ने से पहले क्या होता है ऊर्जा का प्रवाह, ये पढ़ने से पहले हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई साहब ऊर्जा का प्रवाह मीन्स एनर्जी का फ्लो। फ्लो का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना? वो हम पढ़ने वाले। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ऊर्जा का स्रोत कौन है। हम जानते हैं सर, ऊर्जा का स्रोत हमारा सूर्य देवता है। मैंने कहा हाँ जी, ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूरज भगवान है। ठीक है, सनलाइट जो है आ जो रही है, किससे आ रही है? सन से आ रही है, यही हमारा ऊर्जा का स्रोत है। मैंने कहा ओके जी। अब हमने बोला इस सूरज से कौन सी लाइट आ रही है? मैंने कहा कई सारी किरणें निकल रही है। इनमें से कौन सी किरणें हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए? सर ये वाली चाहिए, प्रकाश किरणें, विजिबल लाइट चाहिए होती है। कितनी आ रही है? 50% से कम आ रही है। क्या 50% से कम जो आ रही है, सारी की सारी उत्पादक पेड़ पौधे ले लेंगे? सोचो, यहां से 100% निकली, जिसमें से बीच में से, जिसमें से
50% ही पहुंच पाई। कहां पर? पृथ्वी पर। बीच में से 50% जो है हमारे ब्रह्मांड में नहीं फैल गई है, नहीं आ पाई। कितनी आई? 50% से भी कम आई है। किस पे? पृथ्वी पर। अब वो जो 50% से कम आई है ना, जो 50% से कम आई है इस पृथ्वी पर, कौन सी? प्रकाश किरणें, जिसका इस्तेमाल कौन करने वाले? उत्पादक, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। उसका भी केवल, उसमें से भी केवल 1 से 2% भाग उत्पादक यूज में लेते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? ये जो आ रही थी ना, सुन लो ध्यान से, ये नीट में प्रश्न पूछा गया है। स्टार बना रहे हैं यहां से, सुन लीजिएगा। नीट में प्रश्न पूछा गया है, अभी बताएंगे कैसे पूछा जाएगा। क्या बोला हमने? सन से विजिबल लाइट निकल रही थी, प्रकाश किरणें निकल रही। इनका स्पेक्ट्रम ये होता है, अलग अलग रंगों से बनी होती है। सन से निकली 100%, लेकिन पृथ्वी तक पहुंची कितनी? मान लेते 48% पहुंची, ठीक है, बाकी नहीं पहुंच पाई। अब वो जो 48% यानी 50% से कम पहुंची है, ठीक है। अब वो जो 50% से जो कम पहुंची है, उसमें से भी केवल 1 to 2% जो है, केवल 1 से 2% ही उत्पादक जो है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सर बाकी कहां गई? सर बाकी कहां गई? तो मेरे दोस्त मुझे ये बता, तेरे को ये कौन सा कलर दिख रहा है? सर लाल दिख रहा है। हाँ सर लाल दिख रहा है। मुझे ये बता, तेरे को ये कौन सा कलर दिख रहा है? लाल, ये नीला, ये हरा, ये लाइट हरा, ये ब्लू, ये लाइट डार्क ब्लू, पीला और पीला, ततैया है, बैंगनी, काला, ये सारे रंग जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये रंग देखने के लिए तुम कौन सी किरणों का इस्तेमाल करते हो? तो याद रखना, हमारे वातावरण में फैल जाता है वो बचा कुचा प्रकाश किरणों का भाग, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो याद रखना क्या, कि जो भी आ रहा था, प्रकाश किरणें जितनी भी आ रही हैं, 50% से कम आ रही हैं, उसमें से केवल 1 to 2% भाग ही उत्पादक यूज में लेते हैं। क्या करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। बाकी जो है हमारे वातावरण में फैल जाता है। बोलिए, क्या यहां तक की बात? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन थी? किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी? कोई कंफ्यूजन था? सिंपल सा था। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने कितने बिंदु पढ़ लिए दोस्त? 2 बिंदु पढ़ लिए। पहला, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। और दूसरा बिंदु यही था, क्या? केवल 1 से 2% भाग ही किसका? प्रकाश किरणों का, जो सूर्य से 50% से कम पृथ्वी पर पहुंच रही थी, उसमें से 1 to 2% भाग प्रकाश संश्लेषण में यूज में आता है। किसके द्वारा? उत्पादकों के द्वारा। ये 2 बिंदु हो गए, ठीक है। चले, अब ये 2 बिंदु पढ़ने के बाद में आप मुझे बताइएगा, क्या सौर ऊर्जा, क्या लाइट एनर्जी है को यूज कौन ले रहा है? सौर ऊर्जा का उपयोग कौन कर रहा है? सिर्फ उत्पादक ही करते हैं क्या? सौर ऊर्जा का उपयोग कौन करते हैं आपके हिसाब से? क्या सिर्फ उत्पादक करते हैं, या उपभोक्ता भी निर्भर होते हैं? सोचिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, जो सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे यानी वो उस पर निर्भर है ना। जो लाइट एनर्जी का यूज करेंगे यानी वो उन पर निर्भर है, लाइट एनर्जी पर डिपेंडेंट है ना। तब हम आपसे पूछ रहे हैं कौन यूज में ले रहे हैं? आप सीधा बोलेंगे सर उत्पादक यूज में ले रहे हैं, उपभोक्ता थोड़ा ना यूज में ले रहे हैं। उपभोक्ता यूज में लेते हैं क्या कि आओ आज मैं के धूप में बैठता हूं और थोड़ी देर मेरे अंदर खाना बन जाएगा? नहीं ना। लेकिन क्या हम डायरेक्टली सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं? क्या सर समझ नहीं आया? देख, एक सिंपल तरीके से
मेरे भाई घास जो है उसको खाया किसने? मान लेते हैं खरगोश ने, ठीक है। बस दो ही चीज ले रहे हैं। घास कौन है? सर उत्पादक है। खरगोश कौन है? सर उपभोक्ता है। ओके ओके जी। अब हम तुमसे एक सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, इसने घास ने प्रकाश संश्लेषण करने के लिए यहां से जो ऊर्जा आ रही थी, प्रकाश ऊर्जा, उसका इस्तेमाल किया, अपना भोजन बनाया। ओके डन। यानी घास यानी उत्पादक जो है वो सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली उसको यूज में ले रहे हैं, डायरेक्टली उसको यूज में ले रहे हैं, डायरेक्टली सीधा सीधा घास ने यूज में ले लिया। लेकिन जरा सोच, खरगोश ने भी सौर ऊर्जा को यूज में लिया। जरा सोच, इस घास ने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्या बनाया? भोजन। और उस भोजन को किसने खा लिया? खरगोश ने। सोच, अगर घास ना होती तो खरगोश क्या खाता, है ना? तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता खरगोश भी डिपेंडेंट है किस पे? लाइट पे। अगर लाइट ना होती तो घास खाना नहीं बनाती, घास खाना नहीं बनाती तो खरगोश को खाना नहीं बनता। यानी खरगोश भी डिपेंडेंट है किस पे? सौर ऊर्जा पर। लेकिन डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। तो उपभोक्ता भी उपयोग में लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली उपयोग, या बेटर वर्ड जो होगा वो होएगा क्या? निर्भर। बेटर वर्ड क्या होगा यहां पर? निर्भर। ठीक है। कौन निर्भर है बेटा? कौन निर्भर है या कौन उपयोग में ले रहे हैं? हमने बोला डायरेक्टली निर्भर है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। कौन? आपके उत्पादक डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? सर सूर्य देवता पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि सीधा प्रकाश आएगा, यूज में लेंगे और खाना बनाएंगे, है ना? लेकिन उपभोक्ता भी डिपेंडेंट है, डायरेक्टली तो नहीं ले रहे हैं ये सौर ऊर्जा, इनडायरेक्टली तो ले ही रहे हैं ना, कि यहाँ से जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बना है, उसी भोजन को अगर ये खा रहे हैं तो इस ऊर्जा का इस्तेमाल तो किया गया है ना, तो इस पर निर्भर तो है ना, बिल्कुल है। तो याद रखना तीसरा बिंदु जो था वो ये कि उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर होते हैं और उपभोक्ता अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। यानी इस पृथ्वी पर हर कोई जीव चाहे वो कैसा हो बेटा जी, उत्पादक हो चाहे वो उपभोक्ता हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है किस पर? सौर ऊर्जा पर। डन? क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहां तक की बात में मेरे ख्याल से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट चौथा बिंदु। अब चौथा बिंदु समझने के लिए आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, शायद केमिस्ट्री में भी आ जाता है, ऊष्मा गतिकी या ऊष्मा गतिक थर्मोडायनेमिक्स के नियम। देखो हमको फिजिक्स आती नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो आती है वो हम बता पाएंगे। देखिए आपने थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ पढ़े होंगे, दो नियम पढ़े होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिक का प्रथम नियम, पहला नियम। ठीक है, हमारी हंसी मत उड़ाइएगा, मजाक मत बनाइएगा, हमको नहीं आती है फिजिक्स, हम भूल चुके हैं, ठीक है, लेकिन जो थोड़ी बहुत आती है उसके हिसाब से बता रहे हैं। द्वितीय नियम, ठीक है दोस्त, मजाक मत बनाना, बिल्कुल भी मजाक मत बनाना, हमको नहीं आती है, जो थोड़ी बहुत आती है उसी के हिसाब से बता रहे हैं। सो दो नियम है किसके? ऊष्मा गतिक के। थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ है ना। पहला है ऊर्जा न नष्ट हो सकती है न पैदा हो सकती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मेरे ख्याल से ये चीज हर कोई बच्चा जानता है, ठीक है। ऊर्जा, एनर्जी का ना ही निर्माण किया जा सकता है, मतलब ना ही उसको निर्मित किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor destroyed. ना ही हम ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, इजाद कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही होता है ना, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको बोला, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बोला कि भाई प्रकाश से सूर्य से जो ऊर्जा आ रही थी वो कौन सी थी? सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो कौन सी है? सर, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही थी वो कौन सी आ रही थी? प्रकाश ऊर्जा आ रही है। सूरज से कौन आ रही है? प्रकाश ऊर्जा। उस प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल किसने किया? पादपों ने। और क्या बनाया? भोजन। भोजन क्या है? रसायन ही। और उस रसायन में भी ऊर्जा भरी पड़ी है। जरा सोचिए, आप भोजन खाते तो आपको एनर्जी नहीं मिलती, वो कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। तो जरा सोचिए, प्रकाश, मैं एक पेड़ हूं, प्रकाश ऊर्जा मेरे पास आई, आई, मैंने उसको यूज में लिया, हाँ लिया, और क्या बनाया? एक और पदार्थ बनाया जो रसायन के रूप में था और उसमें भी ऊर्जा भरी पड़ी है। तो प्रकाशीय ऊर्जा को बदला किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा ऊष्मागतिक का पहला नियम है ना। दूसरा नियम बोलता है, एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो उसके कुछ भाग की हानि ऊष्मा के रूप में होती है। यही पढ़ते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान कुछ भाग या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा के कुछ भाग की हानि, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के कुछ भाग की हानि, ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान उसके कुछ भाग की हानि ऊष्मा के रूप में होती है। अब आप बोलेंगे क्या सर? मैंने कहा चलो एक एग्जांपल से बताते हैं मेरे दोस्त। मैंने बोला मैंने पेड़ खाया, कुछ भी, मतलब पेड़, मान लो पालक खाई है, पालक के अंदर क्या थी? ऊर्जा थी। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा या खाद्य ऊर्जा, फूड एनर्जी थी। अब जब मैं उसको खा रहा था, उस फूड को जब मैं खा रहा था, उसमें से जो ऊर्जा जो अंदर आ रही थी उसमें से कुछ भाग हीट के रूप में निकल गया, ऊष्मा के रूप में निकल गया, खत्म। ये दो नियम है किसके? ऊष्मागतिक के। अब जरा सोचिए, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? वापस से टॉपिक पढ़ रहे थे ऊर्जा प्रवाह। अब ये जितने भी चार बिंदु हैं, इन चारों बिंदुओं को आंखें बंद करके फील करके सुनना, समझ में आएगा। टॉपिक का नाम है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह का मतलब होता है एक जीव से या एक रूप से दूसरे रूप में, एक जीव से दूसरे जीव में या एक संरचना से दूसरी संरचना में ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी का फ्लो, ये हम पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे सूरज से जो ऊर्जा जो है वो उत्पादकों में आई, ऊर्जा का फ्लो हुआ, फिर उत्पादकों से उपभोक्ता में आई, ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, यही क्या कहला रहा है? एनर्जी फ्लो।
हमने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने किस क्रम में पढ़ा? हमने बोला ऊर्जा प्रवाह क्या होती है हम नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि भाई साहब ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत कौन है? सूरज। सूरज से क्या आ रही है? ऊर्जा। किस रूप में? प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में, प्रकाशीय किरणों के रूप में। 50% से कम आ रही है, जिसमें से भी केवल 1 से 2% प्रकाश संश्लेषण में भोजन के रूप में बनाई जाती है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ये है क्या? ऊष्मागतिकी का पहला नियम। ऊष्मागतिकी का पहला नियम नहीं है ये, प्रकाश ऊर्जा को हमने रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम था। ठीक है, अब हमने बोला कि साहब कहीं ना कहीं उत्पादकों से उपभोक्ता में भी क्या जाएगी? ऊर्जा जाएगी। कौन सी? खाद्य ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा। लेकिन सारी नहीं चली जाएगी, उसका कुछ भाग का लॉस होएगा। किस रूप में? ऊष्मा के रूप में। वो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। अब खुद जरा सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया में क्या सूरज से उत्पादक से उपभोक्ता क्या जा रहा है? ऊर्जा जा रही है। उसका कुछ भाग बदल भी रहा है और स्थानांतरण के दौरान हानि भी हो रही है ऊष्मा के रूप में। ये क्या पढ़ रहे थे आप? एनर्जी का फ्लो। बड़े स्तर पर सोचा हम किस क्रम में पढ़े? कनेक्ट कर बेटा, जब तक कनेक्ट नहीं करेगा समझ में नहीं आएगा। कनेक्शन कैसे बैठाना है, इस पूरे टॉपिक को फील कर। फ्लो का मतलब होता है ऐसे, मतलब एक दिशा में जाना। क्या होता है? फ्लो होता है। या तो एक दिशा में जाना या बहु दिशा में जाना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। हमने बोला एनर्जी का फ्लो कराना है, तो सबसे पहले हमने ये बात करी कि भाई एनर्जी का सोर्स क्या है? हमने पढ़ा सन है। सन से कौन सी एनर्जी आ रही है? सर लाइट एनर्जी आ रही है। वो लाइट एनर्जी को हमने फूड एनर्जी में बदला। ठीक है, अब वो फूड एनर्जी में अगर बदल रहे हैं तो ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम लागू हो गया कि एक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। हमने यहाँ पर देखा कि लाइट एनर्जी फूड एनर्जी में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अब ये जो फूड एनर्जी जो थी उत्पादक के अंदर, ये फूड एनर्जी को कौन खा रहे हैं? उपभोक्ता खाएंगे। लेकिन कुछ भाग उनका ऊष्मा के रूप में निकल जाएगा। ये हो गया द्वितीय नियम। तो दोनों नियम लागू होंगे ऊष्मागतिकी के। दोनों नियम जो है वो लागू होंगे जब ऊर्जा प्रवाह होगा। क्या होगा? एनर्जी का फ्लो होगा। ये हो गए हैं हमारे 4 बिंदु। और बालक आज का लास्ट आखिरी बिंदु, बस ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह आप मुझे बताएंगे कैसा होता है? एकल दिशात्मक होता है कि बहुदिशात्मक होता है? कोई भी बालक हमें बताना चाहेगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछे हैं भाई, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एकल दिशात्मक कि बहुदिशात्मक? क्या क्या उपभोक्ताओं से ऊर्जा उत्पादक में जा सकती है? उत्पादक से सूरज के पास जा सकती है? नहीं, कभी भी नहीं। सो एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसा होता है? एकल दिशात्मक होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। ये था एक सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम था ऊर्जा प्रवाह, जिसके मैंने आपको मात्र 5 बिंदु बताए हैं। अब इसके बाद बेटा अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है क्या? आपका खाद्य श्रृंखला। अगला जो टॉपिक जो स्टार्ट होएगा वो होएगा खाद्य श्रृंखला, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे तो नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं आपको यहां तक की बात जितना भी आज समझा है, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है मेरे ख्याल से, ज्यादा लंबे टाइम का भी नहीं हुआ, लेकिन ये चीजों को समझने के लिए, फील करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए। तो जो जो आज पढ़ाया है मैंने आपको वो सारा आपने बेटा पूरा का पूरा पढ़ना है। जो जिस तरीके से मैंने आपको अपघटन पढ़ाया है पूरा उसको रिवाइज करना है। ऊर्जा प्रवाह, इसको एक बार, ऊर्जा प्रवाह तो सिंपल सा था, समझ में आ जाएगा। अपघटन के वो 5 चरणों को एक बार रिवाइज करके इस लेक्चर को वापस से दोहराकर फिर से सुनकर समझकर वापस से रिवाइज करिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। अभी समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। अपघटन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है?
अपघटन जो प्रक्रिया थी उसके 5 चरण थे। पहला चरण क्या था? निक्षालन, अपचयन, खंडन, खनिजीकरण। भाई साहब जिसने लेक्चर को ध्यान से सुना वो आराम से कर देगा। अपघटन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? निक्षालन है, अपचयन है, खंडन है, खनिजीकरण है। क्या है अपघटन प्रक्रिया का प्रथम चरण? कर लिया। दूसरा प्रश्न, उपरोक्त में से कौन अपरदहारी है? अपरदहारी का मतलब जो अपरद के टुकड़े कर रहा था। अपरदहारी मतलब अपरद को तोड़ रहा था। केंचुए, जीवाणु, कवक, उपरोक्त सभी। कौन है जो अपरद मतलब डेट्रिटस मतलब डेड बॉडी, मृत शरीर, उनको तोड़ रहा था? कौन है अपरदहारी इनमें से? आखिरी प्रश्न आज का। ऊर्जा का प्रवाह होता है द्विदिशात्मक, एकल दिशात्मक, बहुदिशात्मक, कोई नहीं। द्विदिशा में, एकल दिशा में, बहुदिशा में या कोई नहीं? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। यहां पर 3 प्रश्न थे। अपघटन की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? सबसे पहला चरण क्या था? खंडन। दूसरा निक्षालन, तीसरा अपचयन, चौथा खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमीकरण और पांचवा था खनिजीकरण। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन और फिर खनिजीकरण, है ना। 5 चरण थे जिसमें सबसे पहला क्या था? खंडन। ये दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा यहां नहीं लिखा हुआ ह्यूमिफिकेशन, और ये पांचवा था। ठीक है, ये फर्स्ट। नेक्स्ट, उपरोक्त में से कौन अपरदहारी है जो अपरद के टुकड़े टुकड़े कर रहा था? कौन कर रहा था? केंचुआ। किसानों का दोस्त कहा जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि केंचुए जब अपरद को तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों का जब अपघटन होएगा तो मृदा जो है उपजाऊ बनेगी। तो किसानों को यही तो चाहिए, मृदा उपजाऊ अगर करनी है तो इनका सहारा लिया भाई साहब, बिल्कुल लिया, है ना। तो ये किसानों के दोस्त कहलाते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? अभी अभी हमने आपको बताया था, कभी भी उल्टी दिशा में या टेढ़ी मेढ़ी दिशा में नहीं होता, एकल दिशा में होता है। सूरज से उत्पादक, उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस तरीके से उपभोक्ताओं में होता है। ठीक है, सो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एकल दिशात्मक होता है। ये था बेटा जी आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? खाद्य श्रृंखला। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।